दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने स्फीयर के बारे में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनाई थी कि स्मॉल एरिया जो होता है उसका हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने बताया था कि भाई आपको देखना होता है क्या चीज़ वेरी कर रही है किसी पर्टिकुलर सरफेस पे। अगर आप एरिया निकाल रहे हो उस सरफेस का, तो उस सरफेस पे क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है। अगर वो स्फीयर का पार्ट है तो उसमें देखो रेडियस कॉन्स्टेंट है कि फाई कॉन्स्टेंट है कि थीटा कॉन्स्टेंट है। तो अगर रेडियस कॉन्स्टेंट है तो इसको मत लो, बाकी दो को ले लो। क्या चीज वेरी कर रही है बस उसको ले लो बस, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उससे डीए आ जाएगा और डीए से फिर क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट करके आप उसका पूरा सरफेस एरिया निकाल सकते हो। लिमिट्स मैंने आपको बता दिए कि लिमिट कैसे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब वॉल्यूम की तरफ आते हैं। स्फीयर में अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे, ठीक है, वो भी जरा देख लेते हैं एक बार। तो मैं थोड़ा सा इस बहाने रिवाइज भी हो जाएगा आपको। अब जरा देखिए स्मॉल वॉल्यूम कैसे निकाले स्फीयर में। तो वॉल्यूम में तो सब चीज वेरी करेगी ना भाई। अगर आप स्फीयर के अंदर बैठे हो कहीं पे भी और अंदर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है, तो वहां पे आर भी वेरी होगा, थीटा भी, फाई भी। दो रैंडम पॉइंट्स ले लो आप कहीं पे भी, इन जनरल कोई भी दो पॉइंट ले लो जिसमें तीनों चीज वेरी हो रही हो। तो अगर आपको वॉल्यूम लिखना है, डीवी स्मॉल वॉल्यूम लिखना है स्फेरिकल सरफेस, अगर कोई स्फेरिकल ब्लॉक दे रखा है आपको, तो स्फेरिकल ब्लॉक का वॉल्यूम अगर लिखना है, सरफेस का वॉल्यूम नहीं होता भाई, स्फेरिकल ब्लॉक अगर दे रखा है उसका वॉल्यूम लिखना है, तो क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो उसमें, फिर ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये बन जाएगा दोस्तों, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये मेरे पास डीवी आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास पूरा स्फीयर है, सोचिए, तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सोचिए यहाँ पे पूरा स्फीयर है, तो पूरे स्फीयर में वॉल्यूम निकालना है। तो स्मॉल वॉल्यूम तो आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा देख लीजिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर भी करना पड़ेगा, थीटा भी और फाई भी। तो ये बनेगा आर स्क्वायर डी आर, और इंटीग्रेशन को कर रहा हूं, आर की वैल्यू 0 से लेके मान लीजिए कैपिटल आर तक बदल रही है। फिर आ जाओ साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 0 से लेके पाई तक है भाई। फिर आ जाओ डी फाई, फाई जो है वो 0 से लेके 2 पाई तक है। तो ये अपने को सोल्व करना है दोस्तों। अब चलिए इसको भी जरा निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आर टू द पावर 3/3 और 0 से लेके आर तक। आ जाओ अब साइन थीटा, साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा 0 से लेके पाई तक। थीटा हमेशा याद रखिए 0 से पाई होगी मैक्सिमम लिमिट, और फाई में इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। अब आप बताओ इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 2 पाई है बाहर, और यहाँ पे क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आर क्यूब बाई 3। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई डिफरेंट शेप ले लेता हूं मैं, जैसे यही शेप है और मुझे इस शेप का वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, देखिए एक ऑक्टेंट के अंदर दे दिया आपको हमने, सरफेस एरिया तो निकाल लिया था, ठीक है, कि भाई इस सरफेस का क्या एरिया आएगा, साइड वाले सरफेस का क्या एरिया आएगा, नीचे वाले सरफेस का क्या एरिया आएगा, पिछले सरफेस का क्या एरिया आएगा, वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब सोचिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसका वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसमें कोई भी एक अंदर वाला पॉइंट ले लो और कोई भी एक बाहर वाला पॉइंट ले लो, तो सब कुछ बदल रहा है भाई, आर भी बदल रहा है, थीटा भी, फाई भी। तो इसका मतलब डीवी लिख लो। डीवी आप जानते हो स्फेरिकल ब्लॉक है ये भी, तो स्फेरिकल ब्लॉक है तो डीवी यहां से निकल आएगा, ठीक है। तो वो आप ये लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इंटीग्रेट करना है इसको। तो आर स्क्वायर डी आर, आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक, इसकी रेडियस 2 दे रखी है। फिर आ जाओ साइन थीटा डी थीटा, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा इसमें, 0 से लेकर π/2 तक, 0 से π/2 तक थीटा वेरी करेगा। फिर आ जाओ डी फाई, फाई कहां से कहां तक वेरी करेगा, वो भी 0 से लेकर π/2 तक, क्योंकि आप एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हो, तो वो भी आपका π/2 वेरी करेगा। तो आप जरा बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा r टू द पावर 3/3, तो 8/3 आ गए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से बताओ डी फाई को करोगे तो π/2 आ जाएगा। सही है भाई। तो क्या बन गया दोस्तों, 4/3 पाई। ये इसका हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस पूरे एक ऑक्टेंट का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। किसी भी तरह का वॉल्यूम, आप बस लिमिट देखो, अगर वो स्फेरिकल सरफेस है, अगर स्फीयर का ब्लॉक निकाल रखा है, स्फीयर का कुछ हिस्सा निकाला हुआ है, तो आप डीवी को ये लिख दिया करो और फिर लिमिट को देखा करो बस, कि लिमिट कहां से कहां तक आएगी। अगर इतना आप समझ गए हो तो किसी भी स्फेरिकल वॉल्यूम का आप निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझसे ये बोलोगे कि सर आपने स्फीयर की शेप आ गई तो भी आपने बता दिया, सिलेंड्रिकल आ गया तो भी बता दिया, दोनों को जरा मैं इकट्ठा भी कर देता हूं एक बार। सिलेंडर में तीन चीजें क्या थी बताओ जरा, एक थी रेडियस, एक क्या था बताओ जरा, फाई, और एक थी हाइट। ठीक है भाई, तो रेडियस के लिए क्या लिखेंगे, अगर रेडियस वेरी कर रही है तो डी आर, फाई वेरी कर रहा है तो आर डी फाई, और हाइट डी जेड। ठीक है, अब आ जाइए स्फीयर। स्फीयर में क्या था, अगेन रेडियस आपका फाई या थीटा बोलो पहले, चलो फाई बोल दो, फाई एंड थीटा। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें क्या लिखोगे, डी आर, इसमें आर साइन थीटा डी फाई, और यहां पे डी थीटा, आर डी थीटा। ठीक है भाई, इस तरह से आपको ये लिखना है, देखना है कि क्या चीज वेरी कर रही है उसके हिसाब से। अब आप मुझसे ये बोलोगे कि सर ये तो ठीक है दोनों का, बट सोचिए ना सिलेंडर है ना स्फीयर है। अगर कोई एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ गया, सिंपल, जैसे इस तरह से आ गया, ब्लॉक कुछ इस तरह का आ गया, जैसे ऐसा ब्लॉक आ गया हमारे पास, तो फिर कैसे करेंगे? अरे यार फिर तो बहुत आसान है, तो कार्टीजन ही हो गए, तो इसको बोलते हैं कार्टीजन, एक्स वाई एंड जेड। अब जरा देखिए इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है भाई। इस सरफेस पे अगर आप देखोगे तो इस सरफेस का स्मॉल एरिया क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस सरफेस पे एक्स तो कांस्टेंट है, वाई और जेड ब्लॉक चेंज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कार्टीजन, कार्टीजन फॉर्म में आ गया। सिंपल एक्स वाई जेड, इसमें देखो कोई रेडियस नहीं है, कोई आपका एक तरह से कोई सेंटर लाइन नहीं है जिससे आप रेडियस मेजर करना, सिलेंडर है ना स्फीयर है, ये तो सिंपल एक्स वाई जेड के प्लेन्स आ गए हैं, ये सिंपल प्लेन से बन के बना हुआ है ये। तो जब भी कोई सरफेस प्लेन से मिलके बना होता है तब क्या करोगे? अगर कोई प्लेन से मिलके बना हुआ है तो बहुत आसान है दोस्तों, क्या करना है आपको, जैसे अगर मैं बोलूं कार्टीजियन फॉर्म, इसको कार्टीजियन भी बोलते हैं, तो एक्स में जो स्मॉल लेंथ होती है इसमें तीन लेंथ होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको पहुंचना है, सोचिए, तो आपको एक्स में कितना चलना है वो पता होना चाहिए, वाई में कितना चलना है वो, और जेड में कितना चलना है वो। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए अब आपको एक्स वाई जेड चाहिए बस। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स वाई जेड चाहिए, जबकि आपको सिलेंडर में पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए था बताओ जरा, आर फाई जेड। हाइट होनी चाहिए थी, रेडियस होना चाहिए था, एंगल होना चाहिए था। स्फीयर में पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए, आर थीटा चाहिए और एक फाई चाहिए, आर चाहिए, थीटा चाहिए, फाई चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें चाहिए थी। लेकिन अगर प्लेन से मिलके कोई पॉइंट बना हुआ है, मतलब इस पॉइंट पे पहुंचना है आपको, तो आप एक और तरीके से भी पहुंच सकते हो। आपको ये पता हो कि एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना और जेड में कितना चलना है, तो भी आप यहां पे पहुंच सकते हो। जरा देखो इस पॉइंट पे पहुंचना है तो एक्स में पता होना चाहिए, वाई में और जेड में, तो वहां पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है आपको, इनको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं कि एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना चलना है, जेड में कितना चलना है, अगर ये पता है तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं x में स्मॉल लेंथ चलूंगा तो क्या चलूंगा, वो होगी dx, और y में स्मॉल लेंथ चलूंगा तो वो होगी dy, और z में अगर मैं स्मॉल लेंथ चलूंगा तो dz। तो यहां पे तो बहुत आसान होता है। जैसे यहां पे आप स्मॉल लेंथ चल रहे थे रेडियस वाली डायरेक्शन में, जहां पे रेडियस बदल रही थी सिर्फ, तो वहां पे आप dr लिख रहे थे। जहां पे केवल फाई बदल रहा था तो स्मॉल लेंथ क्या बन रही थी, r d फाई, और जहां पे हाइट बदल रही थी वहां पे स्मॉल लेंथ क्या लिख रहे थे, dz। ऐसे में बड़ा आसान होता है। ऐसे में अगर आप मान लीजिए y और z को कांस्टेंट कर दो और सिर्फ x में चलोगे तो जो स्मॉल लेंथ आएगी वो क्या आएगी, dx। फिर अगर मैं x और z को कांस्टेंट कर दूं और सिर्फ y में चलूं, तो जो स्मॉल लेंथ आएगी वो dy आएगी। और अगर मैं x और y को कांस्टेंट कर दूं, सिर्फ z में चलूं, x और y को कांस्टेंट रखते हुए, तो जो स्मॉल लेंथ में z में चलूंगा वो dz आएगी। समझ रहे हो भाई? तो ये तीन मेरी लेंथ बनेंगी इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब कार्टीजन में क्या चाहिए होता है अपने को एक x चाहिए, एक y और एक z। तो इसमें स्मॉल लेंथ क्या बनेगी, x डायरेक्शन में dx बन जाएगी, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो y डायरेक्शन में dy बन जाएगी और z में dz बन जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपको यहां का इसका एरिया चाहिए, इस सरफेस का एरिया चाहिए, तो आप क्या करोगे बताओ इस सरफेस का एरिया निकालने के लिए? इसमें देखो क्या चीज कांस्टेंट है, इस सरफेस पे x नहीं बदल रहा। ध्यान से देखो, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लोगे उसमें x नहीं बदल रहा, x की वैल्यू जो है वो फिक्स है, ये फिक्स है।
तो अगर मैं इसका स्मॉल सरफेस एरिया लूंगा इस सरफेस पे, इसको सरफेस नंबर 1 बोल देता हूं, फ्रंट वाले को, तो फ्रंट वाले पे अगर आप सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया निकालोगे दोस्तों, इस पे अगर आप इस पे स्मॉल सरफेस एरिया निकालोगे तो वो बनेगा dy/dz, ये बनेगा स्मॉल सरफेस एरिया, क्योंकि x मेरा वेरी नहीं कर रहा इस सरफेस पे, ध्यान से देखो x मेरा फिक्स है इस पे, तो ये आ जाएगा dx/dy। अब आप लिमिट ले लो इसमें x की भी कि भाई x y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, यहां से इस लाइन से इस लाइन तक y चेंज हो रहा है, और z जो है यहां से लेके यहां तक चेंज हो रहा है। लिमिट रख दो, इससे क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। सही है। अभी ऐसे ही अगर मान लीजिए इस सरफेस का एरिया अगर मैं पूछ लूं आपसे, तो इस सरफेस पे क्या चीज कांस्टेंट है बताओ? इस सरफेस पे मेरा जो y वाला पॉइंट है वो मेरा कांस्टेंट है दोस्तों। अगर आप इस सरफेस पे देखोगे तो इस सरफेस पे मेरा जो y है वो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है भाई। ये जो y नहीं बदल रहा, किसी इस सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनका y पॉइंट फिक्स है, आगे नहीं सरक रहे हो आप, y की तरफ नहीं जा रहे हो, y मेरा फिक्स है, केवल x बदल रहा है। जितना आप इधर चलोगे आपका x बदलेगा, और जितना आप ऊपर चढ़ोगे उतना z बदलेगा। तो इसका अंदर x एंड z बदल रहा है। तो इसका अगर मैं स्मॉल सरफेस एरिया लिखूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा? इसका बनेगा dx, y तो बदल नहीं रहा ना, dx dz, ये इसका स्मॉल सरफेस एरिया बन जाएगा। और अगर आप इंटीग्रेट कर दो x और z की लिमिट डाल के, तो आपको इस सरफेस का टोटल एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई प्लेन सरफेस हो, ठीक है, जब भी कोई ऐसे प्लेन सरफेस हो तो इसका सहारा आप ले सकते हो। एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसका स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका अगर वॉल्यूम निकालोगे, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट से बाहर किसी भी पॉइंट तक चल रहे हो आप, तो x भी बदल रहा होगा, y भी बदल रहा होगा, z भी बदल रहा होगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, dv आ जाएगा। तो यहां से भी जैसे तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे dv आ रहा था, इसमें भी तीनों को मल्टीप्लाई कर तब dv आ रहा था, इसमें भी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तब dv आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि सरफेस मेरा किस तरह का है, क्या वो प्लेन से बना हुआ है या वो सिलेंडर का पार्ट है या वो स्फीयर का पार्ट है, आपको ये पता होना चाहिए बस। अगर ये पता है तो आप उसके हिसाब से उसका स्मॉल एरिया एंड स्मॉल वॉल्यूम जो है वो लिख सकते हो और उसको सोल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। और अगर इन तीनों में से ही नहीं है, जैसे कि हमने वो पैराबोला टाइप देखे थे शुरू में, अगर इन तीनों में से ही नहीं है तो फिर आपको सिंपल तरीका dx dy डबल इंटीग्रल वाला, या फिर सिंपल एक स्ट्रिप लेके dx dy या उससे आप करते थे। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपको बिल्कुल कैटेगराइज करके रखना है चीजों को, मतलब बिल्कुल अलग अलग करके रखिए, ठीक है, मिक्स मत कीजिए दोस्तों इन चीजों को, ठीक है। जरा देखिए, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए दोस्तों, और आगे चल के इनको आप थोड़ा और बेहतर पढ़ोगे जब वेक्टर पढ़ाऊंगा मैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये y है, x है, एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 2, ठीक है भाई, ये लाइन है y इक्वल टू 2, इसमें x की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, और ये दे रखा y, और आपको ये एरिया बताना है। तो अब ये तो ना तो ये प्लेन में आया, ना ये सिलेंडर में है, ना ये स्फीयर का पार्ट है। ये जो सरफेस एरिया बन रहा है, ना तो ये सिलेंडर का पार्ट है, ना ये स्फीयर का पार्ट है, और ना ही ये प्लेन से बना हुआ है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे कोई स्ट्रेट प्लेन बनी हो, लाइन बनी हो, उनसे भी नहीं बना हुआ। तो फिर क्या करें इसमें? तो इसमें तो फिर आपको वही तरीका लगाना पड़ेगा जो आपने पहले सीखा था, ठीक है। इसमें तीनों में से कोई भी नहीं था ये। तो अब क्या करोगे आप? चाहे तो आप डबल इंटीग्रल से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। डबल इंटीग्रल में देखिए कैसे, पहले तो ये पॉइंट निकाल लो, यहां पे y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे x की वैल्यू आएगी √2, ठीक है, x की वैल्यू आएगी √2। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं डबल इंटीग्रल लगाऊं तो मैं एक स्ट्रिप ऐसे पतली सी ये ले लेता हूं dy विड्थ की, ठीक है, ये y डायरेक्शन में तो dy ले लेता हूं, और एक स्ट्रिप ऐसे ले लेता हूं dx विड्थ की, इसकी विड्थ जो है वो dx है। तो आप बताओ ये जो एरिया बनेगा अंदर वाले हिस्से का, ये क्या बनेगा? ये बनेगा dx dy, स्मॉल सरफेस एरिया जो बनेगा वो बनेगा dx dy। तो मुझे क्या करना है? मुझे इसका dA लिख लेना है, दैट इज dx dy। अब मुझे इंटीग्रेट करना है। अब कैसे इंटीग्रेट करें? जरा ध्यान से देखिए, जो x है वो 0 से लेके और √2 तक जा रहा है, और y जो है वो बदल रहा है भाई, इस कर्व से इस कर्व तक जा रहे हो। जैसे आप यहां पे बैठे हो तो यहां पे जो हाइट है वो इतनी है, इस पॉइंट पे जो हाइट है वो इतनी है, इसका मतलब y मेरा बदल रहा है दोस्तों, और y में एक कर्व से दूसरे कर्व तक जा रहे हो आप। तो y की लिमिट को वेरिएबल डाल दो। कैसे? y की लिमिट को नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व, नीचे वाले कर्व पे क्या है? x स्क्वायर से लेके 2 तक जा रहे हो y की लिमिट, ये y की लिमिट है, ध्यान रखना।
और x की लिमिट तो फिक्स है भाई, ये 0 से लेके, और यहां पे x की वैल्यू है √2, तो 0 से लेके √2 तक आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो पहले क्या करेंगे, जब पहले जो वेरिएबल लिमिट है उसके रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे। तो पहले आप y के रेस्पेक्ट में सोल्व कीजिए, x² एंड 2, और फिर जो वैल्यू आएगी वो फिर आप x के रेस्पेक्ट में सोल्व करोगे, क्योंकि इससे x की टर्म में आ जाएगी ना वैल्यू 0 से लेके √2 तक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगी कैसे आप जो है ना यहां से एरिया को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो y ही आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो बन जाएगा 2 - x², और यहां पे क्या आ जाएगा dx, और लिमिट जो है वो 0 से √2 के बीच कर दो। तो मुझे लगता है कि आप यहां से इजीली सोल्व कर सकते हो दोस्तों। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2√2 माइनस 2√2/3, ये बन जाएगा दोस्तों इसका एरिया। ठीक है, तो यहां पे देखो कोई भी रूल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, ना तो ये सिलेंडर का पार्ट है, ना ये स्फीयर का पार्ट है, और ना ही ये प्लेन जो कांस्टेंट प्लेन होती हैं उनका पार्ट है। ये तो कर्व है, दो अलग अलग कर्व आ गए, उनके बीच का एरिया निकालना है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो है वो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ आया कि कौन सी चीज कहां लगानी है। जबरदस्ती एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप मत कीजिए चीजों को। आप ही देखिए, जिसका एरिया निकालना है या जिसका वॉल्यूम निकालना है वो किस चीज का पार्ट है। स्फीयर का है तो स्फीयर वाला कंसेप्ट लगाओ, सिलेंडर है तो सिलेंडर का कंसेप्ट लगाओ, और अगर एरिया बिटवीन टू कर्व्स है तो इसको अलग तरह से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये किस्सा पूरा समझ आया कि इस चीज को हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या पड़ती है। जरूरत बहुत सारी जगह पे है। ठीक है, जरूरत आपको सही बताऊं तो बहुत सारी जगह पे। आप देखना आगे चल के इनके छोटे छोटे स्मॉल एरिया कैसे लिखते हैं, उसकी बड़ी सारी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा आपको मैं वेक्टर के बाद एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वहां पे आप एक और तरीका सीखोगे। सोचिए मेरे पास जो है एक ऐसे लाइन है, सोचिए मेरे पास एक ऐसे लाइन है, जरा ध्यान से देखना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, मोटिवेशन दे रहा हूं। इस तरह की कोई लाइन है, ऐसे कोई लाइन मैंने ले ली, और इस लाइन को मैं रोटेट कर रहा हूं z एक्सिस के अबाउट। तो रोटेट करोगे तो इससे एक ज्योमेट्री, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा आपके पास। सोचिए इस लाइन को अगर मैं रोटेट कर दूं, ठीक है, इस तरह का बनेगा भाई स्ट्रक्चर, और मैं पूछूं बताओ इसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो अब आप फंस गए। अब आपका किसी भी उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा, तो आपको दिक्कत आएगी ऐसे केसेस में। तो ऐसे केसेस को ऐसे ही अगर मैं बोलूं जैसे कोई कोन है, ठीक है, हालांकि कोन को तो आप कर सकते हो, कई तरीके हैं कोन को करने के, और मैं बोलूं बताओ इस कोन का वॉल्यूम क्या आएगा। ठीक है, तो आपको इसका एक आसान तरीका मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आप जो है इसका वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करोगे। हालांकि ये तरीके से भी कर सकते हो कोन का, तो क्योंकि कोन जो है वो एक तरह से आप सिंपल तरीके से आप इसका वॉल्यूम लिख सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो। देखो आप यहां पे एक स्ट्रिप ले लो ऐसे पतली सी, और उस स्ट्रिप की जो हाइट है वो dz है। हाइट क्या है, पतली सी जो है ना, ये dz है, और इसकी जो रेडियस है वो r है। तो इसका जो सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, πr², और जो हाइट है वो dz है। ये तो स्मॉल सरफेस, स्मॉल वॉल्यूम आ गया भाई dv। आपको तो स्मॉल वॉल्यूम चाहिए ना, dv, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो आप। तो आपने देखा कि ये जो हाइट है dz है, और ये रेडियस है ये r है मेरी। तो इस रेडियस के बेसिस पे πr² लिख दो और dz लिख दो, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये r जो है ये कैसे निकालेंगे, r को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये z हाइट पे लिया है आपने ना, तो क्या होगा आपको इसका जो x दे रखा है और जो z दे रखा है उनके बीच एक रिलेशन दे रखी होगी भाई। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दी जाएगी ना z और x के बीच की, कि भाई इस लाइन की क्या इक्वेशन है। तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस आएगी ये x में ही तो है ये, तो z हाइट पे आप ये डिस्टेंस निकाल लो और वो यहां पे पुट कर दो, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो z के रेस्पेक्ट में, आपका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं, क्योंकि ऐसे आपको शायद समझ ना आए। ठीक है, बट हालांकि आप देखना, आपको मैं और आसान तरीके बता दूंगा। मैं इन सब के बहुत ही आसान तरीके हैं, वो सेंट्रोइड मेथड होता है एक, ठीक है, उसका आप इंतजार कीजिए, उसमें आप और इजी कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक कोन ले लेता हूं, ठीक है भाई, इस तरह का मेरे पास कोई कोन है, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये मान लीजिए मेरा x है,
ये मान लीजिए मेरा z है, ये दे रखा है भाई आपको, इसकी इक्वेशन दे रखी है, या इसके पॉइंट्स ले लो, जैसे ये मान लीजिए 2 दे रखा है और ये भी आपको 2 दे रखा है, आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो एक काम करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। इस लाइन की क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? इसका स्लोप आएगा -1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो z इक्वल टू -1x लिख दूं, क्योंकि इधर z है इधर y है, इधर z है इधर x है, तो क्या लिखेंगे? इसका स्लोप -1 है, ठीक है, तो z इक्वल टू -x लिख देता हूं। बट क्या ये सही है ना? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे z की वैल्यू 0 आनी चाहिए, x की वैल्यू 2 पे z तो 0 नहीं आ रहा, तो +2 कर दो। तो इसका मतलब इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट पे आप हाइट बता सकते हो, z की वैल्यू बता सकते हो। जैसे इस पॉइंट पे अगर z बताना है तो इस पॉइंट पे ये देख लो कि x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू पता चल गई तो आपको हाइट पता चल जाएगी, z पता चल जाएगा आपको, ठीक है भाई, आपको z पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इस लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब अगला सवाल है मैं इसका वॉल्यूम कैसे निकालूं? तो उसके लिए आप स्मॉल वॉल्यूम लिख लो। कैसे लिखोगे स्मॉल वॉल्यूम? आप यहां से कुछ z हाइट पे आ जाओ और यहां से एक जो है एक ऐसे सर्कल ले लो। इस सर्कल का एरिया बताओ पहले क्या बनेगा? इस सर्कल का एरिया जो बनेगा वो बनेगा πx²। ये जो डिस्टेंस है x है ना, तो πx², ये तो इसका एरिया हो गया इस सर्कल का। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सर्कल का पतला सा एक विड्थ ले रहा हूं इस सर्कल की, ठीक है, इस सर्कल को काइंड ऑफ सिलेंडर बना रहा हूं। तो आप बताओ इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? इसको dz हाइट दे दी ना मैंने अब, तो ये तो सरफेस एरिया है, उसको dz से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? dv आ जाएगा। x मेरी इसकी रेडियस है भाई, किसी भी हाइट z पे डिस्टेंस जो यहां से यहां तक की है वो x है, तो ये बन गया πx² dz, ये इसका स्मॉल वॉल्यूम आ गया। अब x की वैल्यू को आप ये पुट कर सकते हो, यहां से आप x की वैल्यू को निकाल लो भाई। x की वैल्यू क्या बनेगी? x इक्वल टू 2 - z, तो यहां से 2 - z पुट कर देता हूं, π × 2 - z और उसका स्क्वायर है dz, ये मेरा हो गया dv। अब एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। और z की लिमिट कहां से कहां तक आएगी? z जो है वो मेरा कहां से कहां तक जा रहा है? नीचे से लेके यहां तक ही जा रहे हो बस आप z में, ठीक है, तो 0 से लेके 2 तक आप लिख दो z को, ठीक है। तो आप बताओ क्या बनेगा? ये बन जाएगा, पहले तो इसको खोल लो, π × 4 + z² - 4z और ये आ जाएगा dz। तो अब देखो ये, इसको पाई को तो मैं बाहर ले लेता हूं, इसको इंटीग्रेट करना है भैया अब अपने को। 4 + z² - 4z dz, और z कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 0 से लेकर 2 तक, ठीक है भाई, देख लो आप। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा π 4z, तो 4 × 2 लिख दो, 4z को अपर लिमिट माइनस नॉन लिमिट करोगे तो यही आएगा, प्लस z³/3, तो 8/3 हो जाएगा, -4z²/2, तो -8 और हो जाएगा। मैंने सीधा लिमिट पुट कर दिया भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर स्टेप को लिखने का फायदा नहीं है ना, समय खराब होता है। -4z²/2 करोगे, अपर लिमिट माइनस नॉन लिमिट करोगे तो यही आएगा। तो देखो जरा, ये 8 से ये कट गया, ये कट गया, देखो 8 से 8 कट गया, तो क्या बना दोस्तों बताओ? ये 8π/3, ये इसका वॉल्यूम आएगा, ठीक है। वॉल्यूम को कैसे निकालते हो? 1/3 πr² होता है, ये भी इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का ना, कौन का, अगर आपको याद हो तो उसमें पुट करके देखो जरा, r की वैल्यू 2 पुट करो, h की वैल्यू भी 2 पुट करो, मेरे ख्याल से यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। देखो कितना आसानी से हमने स्मॉल हिस्से को लेके, आप dv निकाल लिया करो बस। तो लेकिन dv निकालने की एक ट्रिक होती है ना, उसको पकड़ो भाई कि dv कैसे निकाला जाता है। अब ये ना तो ये आपका उसमें लाई कर रहा था, स्फेरिकल में लाई कर रहा था, ना ये सिलेंड्रिकल में, लेकिन फिर भी हमने dv इसको कैसे लिखा है वो जरा देखिए। हमने पहले यहाँ पे पतला सा सरफेस का एरिया लिख लिया और उसको फिर थोड़ी सी हाइट प्रोवाइड कर दी dz, ठीक है। तो पतला सा जो ये सरफेस जो था, इसकी x रेडियस है भाई, z हाइट पे देख रहे हो, तो z हाइट पे जो डिस्टेंस आती है यहां से यहां तक की वो x है भाई, लाइन से पता चल गया ना मुझे, लाइन की इक्वेशन से। तो इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा πx², और ये जो पतली सी जो स्ट्रिप की जो हाइट है वो है मेरी dz, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास dv आ गया। और dv में इस तरह से यहाँ पे जो x है उसको z की टर्म में लिख लो भाई, ये dv आ गया, इंटीग्रेट कर दो बस अब आप उसको, ठीक है। और z देख लो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक, सिंपल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। सोचिए इसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करें। अब आपको मैं आगे चल के ना सरफेस एरिया का भी तरीका बताऊंगा कि सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी बड़ा आसान होता है दोस्तों। सरफेस एरिया भी निकालना आप 1 मिनट में निकाल लोगे, आपको कोई इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन चाहिएगा उसमें, ठीक है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा मेरा
उस चैप्टर का, जब मैं वहां पे आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये लेकिन ये सब हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इन सब की जरूरत क्या पड़ती है? चलिए अब जरा मैं आपको बताता हूं इनकी जरूरत क्या पड़ती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक ब्लॉक है, अब जरा इसके एप्लीकेशन देखिए कि हम ये वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम या स्मॉल एरिया, ये सब हम क्यों देख रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, उसको जरा समझते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, मेरे पास एक स्फीयर है, सोचिए, और हम जानते हैं कि मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यही होता है भाई, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब अगर ये स्फीयर दे रखा है और इस स्फीयर की रेडियस आपको दे रखी है कि ये रेडियस 1 मीटर है भाई, इसकी रेडियस 1 मीटर है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी दे रखी है 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आप बताओ इसका मास क्या आएगा? इसका मास बड़ा आसान है, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ भाई? आपको इसकी डेंसिटी पता है और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर तो इसका सरफेस एरिया होगा ना। अगर आपको याद ना रहे तो क्या करो बताओ? स्फीयर में आपको पता था dr r sin थीटा d फाई और dz, ये होता है ना भाई, सॉरी d थीटा r d थीटा, r d थीटा, ये तीन चीजें बताई थी मैंने, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। तो अगर आप इसको करोगे तो r टू दी पावर 3 तो ये बाहर आ गया, r के रेस्पेक्ट में हो गया। साइन थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 आ जाएगा, और फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई और आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरे स्फीयर का वॉल्यूम हो गया और ये मेरी डेंसिटी होगी। तो अगर मैं पुट करूं यहां पे तो डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 2 और ये दे रखा है 4/3 पाई आर। आर कितना है? 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये क्या आ गया दोस्तों? इतना किलोग्राम मेरे पास क्या आ गया? इसका मास आ गया इसका। बड़ा आसान था। आप बोलो सर इसमें क्या था? ये तो बहुत ईजी था, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर दो। कई बार क्या होता है, ये जो डेंसिटी होती है कांस्टेंट नहीं होती दोस्तों, ये बदलती रहती है अंदर से बाहर की तरफ। सोचिए अगर मैं इस डेंसिटी को ये ना देके आपको ऐसे दे देता कि जो मेरी डेंसिटी है इस मटेरियल की, जिसका ये स्फीयर बना हुआ है, उसकी जो डेंसिटी है वो 2r sin थीटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये दे रखी है। कांस्टेंट नहीं है, ये r के साथ भी बदल रही है और थीटा के साथ भी बदल रही है। तो अब अगर मैं टोटल मास निकालूं इस स्फीयर का, वो क्या होगा आपको बताना है। फाइंड टोटल मास, फाइंड टोटल मास। अब इसका टोटल मास कैसे निकालोगे? अब प्रॉब्लम यह है कि आप इसको पूरे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में किया। क्यों? क्योंकि पिछली बार तो क्या था, हर पॉइंट की डेंसिटी कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म डेंसिटी थी हर जगह पे, पर मीटर क्यूब एरिया में, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में 2 किलोग्राम मास था, कांस्टेंट डेंसिटी थी। अब यहां पे अलग अलग आर पे, अलग अलग थीटा पे डेंसिटी अलग अलग है, चेंज हो रही है दोस्तों। तो अब आपको डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकते कि टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आप निकाल दोगे ना। जब भी आपके वेरिएबल पे बदल रही हो, मतलब डेंसिटी मेरी बदल रही है, आर पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है, तो आपको स्मॉल मास निकालना पड़ेगा, डीएम। स्मॉल मास, स्मॉल रीजन का मास निकालो पहले, छोटे हिस्से का, और वो क्या होगा? वो होगा रो डीवी, ठीक है, रो डीवी। और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब रो डीवी अगर मैं रखूंगा तो रो की वैल्यू क्या है बताओ? 2r sin थीटा, ठीक है, ये मेरा रो हो गया। और डीवी क्या बनेगा स्फीयर में? तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, डीवी आ जाएगा। बताओ क्या बनेगा? डीवी बनेगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ये मेरा डीवी आएगा। और अब क्या करना है? ये मेरा डीएम है। अब मुझे तो टोटल मास निकालना है भाई, पूरे स्फीयर का टोटल मास निकालना है। तो क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दो अब इसमें, तो क्या बन जाएगा? ये 2r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा dr d थीटा d फाई। अब आप इंटीग्रेट करो, r के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में और फाई के रेस्पेक्ट में। तो फाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 0 से 2 पाई, थीटा 0 से पाई और r 0 से 1। अब ये सोल्व करना पड़ेगा आपको। पिछले में क्या था? पिछले में ये कांस्टेंट था,
तो ये यूं का यूं बाहर निकल के आ गए थे इंटीग्रेशन से। जरा देखो, जो मास निकालोगे वो क्या था, रो डीवी था ना भाई, और आप इंटीग्रेट कर रहे थे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे थे मास निकालने के लिए। तो आपका क्योंकि ये कांस्टेंट था तो ये तो बाहर आ गया था, पिछले में ये बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ डीवी बच जाएगा। और डीवी को अगर इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ये। तो टोटल वॉल्यूम इंटू रो कर दिया था पिछले में, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने देखो सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। बट अगर मेरा रो जो है वो वेरिएबल है, मतलब वो वेरी कर रहा है, तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो इंटीग्रेशन के। तो आप डायरेक्ट एरिया से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, इसको डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर ऐसे लिख के और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थीटा देखो पूरे स्फीयर में 0 से पाई चेंज होता है, फाई 0 से 2 पाई, और आर जो है वो 0 से 1 के बीच चेंज होगी। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, अब जाके आपका टोटल मास निकल के आएगा। टोटल मास m यहां से निकलेगा। पॉइंट को समझिए भाई कि यहां पे इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं और यहां पे हमने डायरेक्ट क्यों कर दिया। यहां भी असल में इंटीग्रेशन ही लगाया है, बट इंटीग्रेशन से रो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी और इंडिपेंडेंट थी आर थीटा फाई के। तो अकेला यहां पे डीवी रहेगा और डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो वी आ जाएगा सीधा सीधा, तो हमने सीधा सीधा वी लिख दिया। तो दोनों में फर्क को समझिए कि कैसे हमने किया है। जब आप नेक्स्ट एपिसोड में मिलोगे तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम ऐसा करते हैं कि आज हम यहीं पे क्लास को रोक रहे हैं और अगली क्लास में हम इसका यूज देखेंगे कि जो आपने सरफेस एरिया निकाला है या वॉल्यूम निकाला है, इनका हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, कहां पे इनका यूज होने वाला है, इनके एप्लीकेशन देखते हैं। और इसी के साथ फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, और फिर हम वेक्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।